बीहू की शांति के लिए परसी दोस्ती की आड़ में लड़क। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे लड़कों से हमेशा से नफरत थी। बचपन से लेकर इंटरमीडिएट तक वह लड़कों के साथ पढ़ी। उसके बाद विश्वविद्यालय तक लड़के ही तो उसके साथी थे। कुछ लड़के बहुत केयरिंग थे, सच्चे दोस्तों जैसे, पर कुछ लड़के लड़कियों से दोस्ती सिर्फ उनके शरीर तक ही रखते थे। उस तरह के लड़के पुरुष हर जगह टकराए। स्कूल, बाजार, रिश्तेदारी, सभी जगह चुभती निगाहें और कुहनियां। किशोरावस्था में अपनी उम्र से दोगुने अंकल के द्वारा अपने साथ हुए यौन शोषण की भयानक यादों को कितनी मुश्किल से भुला पाई थी बीहू। और अगर उस समय मां और पापा की सपोर्ट नहीं मिलती तो वह कब की आत्महत्या कर चुकी होती। परिवार वालों का साथ पाने से बीहू मजबूत बनी रही और उसने विश्वास रखा कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसकी गलती नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने उसके साथ गलत किया है। सजा तो उस आदमी को मिलनी चाहिए। बड़ी होती बीहू जाने अनजाने में लड़कों से अपने आप को दूर ही रखने लगी। लड़कों की मौजूदगी उसके लिए दमघोटू बनने लगी। शादियों, पार्टियों में जाने से भी गुरेज करती थी बीहू, और अगर जाए भी तो पापा के साय में ही खाना पीना करके वापस घर आ जाना। यही उसका पार्टी एंजॉय करने का तरीका था। पापा भी बीहू के चारों तरफ एक सुरक्षित सा घेरा बनाए रहते थे। धीरे धीरे युवा होती बीहू के मन में लड़कों के प्रति एक रीतापन सा छा गया, जबकि लड़कियों की संगत उसे सुहाती थी। बीहू के पापा की सरिया बनाने की फैक्ट्री थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अतः बीहू ने पहले तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और फिर अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थिएटर में काम करना चाहा, जिसके लिए उसने कोलकाता में जाकर ललित स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर की बारीकियां सीखने के लिए दाखिला ले लिया। यह डिप्लोमा 2 साल का था। बीहू को वहां रहने के लिए एक अच्छे कमरे की तलाश थी जो ड्रामा स्कूल से बहुत दूर न हो। तुम तो यूपी से आई है। हमारे स्कूल में यूपी का एक और लड़की है, परसी नाम का। हम तुम्हें उससे मिलवा देंगे। तुम्हें उससे काफी मदद मिलेगी। ड्रामा स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने बीहू से कहते ही मोबाइल पर एक नंबर डायल कर दिया। उधर से कोई बात करने लगा। बातचीत परसी से हो रही थी, जिसे यह बताया जा रहा था कि अगर उसे रूम पार्टनर की जरूरत है तो वह आकर बीहू से मिल सकती है, क्योंकि बीहू भी उत्तर प्रदेश की है और परसी भी वहीं की है। इसलिए कोलकाता में उत्तर प्रदेश वालों की आपस में खूब बनेगी। वैसे तो बीहू को एकाकी रहना अधिक खलता नहीं था, पर यहां परदेश में कोई अपने उधर का मिलना अच्छा लग रहा था उसे। और अनजान परसी के लिए उसके दिल में पहले से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन चुका था। बीहू कुर्सी पर बैठी हुई थी कि सामने से एक मॉडर्न सी लड़की आती दिखाई दी, जिसने टी शर्ट के ऊपर एक लूजर सी जैकेट डाल रखी थी। उसके बाल कटे हुए थे, जो कि पूरी तरह लापरवाही से बिखरे हुए थे। परसी को देखकर ही एक टॉमबॉय जैसी फीलिंग आ रही थी। आते ही परसी ने बीहू की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं मुरादाबाद से हूं और मैं नोएडा से। बीहू ने जवाब दिया। थिएटर के शौक ने हम दोनों को बड़ी दूर ला दिया, पर अब तुम मिल गई हो तो थोड़ा अकेलापन कम लगेगा। परसी बहुत जल्दी मिक्सअप हो गई, जैसे वह बीहू को पहले से जानती हो। परसी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से थी और फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर जहां भी ट्राई किया हर आदमी ने उसका शोषण ही करना चाहा। फिर फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं होने के कारण परसी ने पैसे कमाने के लिए थिएटर की ओर रुख किया। जिस दिन परसी के पास खूब ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, उस दिन वह वापस अपने घर लौट जाएगी, जहां जाकर वह अपनी 2 छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई और मां बाप की जिम्मेदारी निभाएगी। बीहू बहुत अधिक सामान लेकर नहीं आई थी। सिर्फ एक बड़ा सा ब्रीफकेस था, जो आसानी से कैब में रख लिया गया, और ड्राइवर ने जीपीएस में पहुंचने का स्थान साकेत नगर डाल दिया। बहुत दूर नहीं था साकेत नगर। मात्र 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद ही मंजिल आ गई। दोनों की कैब का बिल देने में खुद परसी ने देर नहीं करी और बीहू को लेकर फट से अपने कमरे की ओर बढ़ चली। बीहू ने फोन पर सब ठीक होने की जानकारी अपने मां बाप को दी और उस दिन थकी होने के कारण जल्दी सो गई। अगले दिन क्लास थी, जहां पर बीहू ने बड़ी सहजता से सारे किरदार निभा लिए। उसकी किरदारों में जमने की क्षमता को देखकर
पर्सी भी हैरान रह गई थी। आज पहले दिन ही अपने सीनियर्स और साथी कलाकारों की वाहवाही लूटी ली थी बीहू ने। पर बीहू सिर्फ उदासी भरे किरदार ही अच्छे से निभा पाती थी, जबकि उसे कई बार सर ने यह बताया कि थिएटर का एक अच्छा कलाकार बनने के लिए यह जरूरी है कि वह हर तरह का किरदार निभाए। बीहू ने सर की बात का कोई विरोध नहीं किया और पर्सी और बीहू दोनों कॉफी पीकर अपने कमरे में चली आई। आज मौसम खराब था, रह रहकर बिजली कड़क जाती थी। बीहू खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी बारिश के एक झोंके ने उसे खिड़की बंद कर देने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल इसी खिड़की की तरह तुमने अपने को बंद कर रखा है बीहू। कम ऑन यार, कुछ तो खुल्लो, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड। पर्सी ने बीहू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो बीहू के अंदर का दर्द जाग उठा और वह कुछ न कह पाई। शब्द घुट कर रह गए और सिसकी निकल पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर पर्सी समझ गई कि बीहू ने बहुत कुछ अपने अंदर छिपा रखा है। उसने बीहू से कुछ नहीं कहा। उस पूरी रात बीहू पर्सी से लिपट कर सोई। भले ही बीहू के मन में कुछ नहीं था, पर इस तरह से लिपटकर सोने को पर्सी ने एक मौन आमंत्रण माना। और अगले दिन जब बीहू सोने चली तो खुद पर्सी उससे लिपट गई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। पीठ से उसके हाथ बीहू की जांघ के आसपास हरकत करने लगे थे। बीहू पहले तो थोड़ी असहज लगी, पर जल्द ही उसे पर्सी का अपने यौनांगों के इतने निकट आना अच्छा लग रहा था। बीहू पर्सी की गर्म सांसों को अपने अंगों में महसूस कर सकती थी और पर्सी के हाथ लगातार बीहू के शरीर पर हरकत करते रहे जब तक बीहू चरम पर नहीं पहुंच गई। उसके बाद पर्सी ने भी चरम सुख प्राप्त कर लिया। लेस्बियन संबंधों के बारे में सिर्फ पढ़ा भर ही था बीहू ने, पर पिछली रात अनुभव भी कर लिया। कल रात जो भी हुआ वह ठीक नहीं था। बीहू ने कहा, क्या ठीक नहीं था? लेस्बियन होना कोई नई बात नहीं, हर जगह होता है ये। और फिर लड़कों के साथ सेक्स करने से तो अच्छा है, कम से कम बच्चे पैदा होने का तो कोई डर नहीं रहता। यह बात पर्सी ने इस अंदाज से कही थी कि बीहू भी मुस्कुरा उठी। बीहू को भी तो लड़कों से दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला था, पर ऐसा नहीं था कि अपने लेस्बियन होने के गुण को बीहू ने एक ही रात में स्वीकार कर लिया था। पर यह तो सच था कि पहली बारिश के बाद जिस तरह से माहौल हल्का फुल्का सा हो जाता है, वैसा ही हल्कापन जरूर महसूस किया था। बीहू ने शायद इसी कारण अब बीहू कुछ नए किरदारों में भी फिट बैठ रही थी और थिएटर दिवस पर रविंद्रालय में आने वाले एक विशेष कार्यक्रम के लिए बीहू और पर्सी ने जमकर मेहनत करी थी। एक प्ले तैयार किया था जिसमें यह संदेश था कि औरत किसी तरह से मर्द पर आश्रित नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए भी नहीं। इस प्ले में तमाम तथ्य दिए गए थे जिनसे दर्शकों को लगा कि अगर पुरुष पूरी तरह से हिंसक या बलात्कारी बनते जा रहे हैं तो फिर महिलाओं को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, और चाहे इसके लिए उन्हें लेस्बियन कल्चर ही क्यों नहीं अपनाना पड़े। मगर क्या पुरुष विहीन समाज संभव है? अगर हां, तो यह कैसे हो पाएगा? इस प्रश्न के साथ इस प्ले को खत्म किया गया था। दर्शकों की तालियां बता रही थीं कि उन लोगों को ड्रामा बहुत पसंद आया। सभी कलाकारों ने एक साथ स्टेज पर आकर सभी दर्शकों का अभिनंदन किया। बीहू और पर्सी अपने चेंजिंग रूम में आकर अभी बैठे ही थे कि दरवाजे पर खटखट की आवाज आई तो बीहू ने दरवाजा खोला। देखा, सामने 30 से 35 साल की एक शादीशुदा औरत खड़ी थी जो देखने से ही काफी पैसे वाली लग रही थी। वह बड़ी बेपरवाही से अंदर आ गई और सोफे में धंस गई। अपना परिचय देते हुए उसने बताया कि उसका नाम शांति है। उसने उन दोनों की एक्टिंग की जमकर तारीफ करी और लेस्बियन कल्चर पर खूब सवाल जवाब करने लगी। शांति की सारी बातों के जवाब पर्सी ने बखूबी दिए। शांति का मिजाज बहुत खुला हुआ और दोस्ताना था। जाते ही जाते वह अपना मोबाइल नंबर भी दे गई और जल्दी ही फिर मिलने का वादा भी कर गई। उसने अपना वादा जल्द ही निभाया जब फोन करके पर्सी और बीहू को सन एंड शाइन नाम के रेस्तरां में बुलाया, जहां का तेली भाजा एक बंगाली डिश बहुत प्रसिद्ध था। रेस्तरां में शांति जिस तरह से खाने का ऑर्डर दे रही थी, उससे वह खाने की शौकीन तो लगी ही, साथ ही साथ बीहू और पर्सी को यह भी पता चल गया कि वह काफी खुले विचारों वाली है। पर मुझे ऐसे पैसे का क्या करना? शांति जैसे आज अपना दुख कह ही देना चाहती थी और उसने अपना सारा दुख बयां कर ही दिया।
शांति और उसके पति बाबुल की शादी एक लव मैरिज थी जो कि भावावेश के चलते करी गई। बाबुल एक ब्राह्मण परिवार से था और शांति एक लोहार परिवार से। दोनों कॉलेज में थे, तभी दोनों में प्यार हुआ। बाबुल एक दिलफेंक लड़का था। दोनों में जिस्मानी संबंध बन गए और शांति को गर्भ ठहर गया। जब शांति ने बाबुल को इस बारे में बताया तो उसने इसे अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर दिया और उसे नीच जाति का कहकर उलटा आरोप शांति के चरित्र पर ही लगाने लगा। शांति ने रोते हुए सारी बात अपने भाई और घर वालों को बताई। उसके घर वालों ने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने ईमानदारी से काम करते हुए बाबुल और उसके माता पिता के समक्ष शांति से शादी करने का प्रस्ताव रखा। पुलिस के दबाव और बदनामी के डर से बाबुल ने शांति से शादी कर ली। अब घर में पैसा और नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस बाबुल के प्रेम की। महीनों बीत जाते हैं, वह शांति को छूता तक नहीं और बाबुल के मां बाप बात बात में शांति को लोहार की बेटी होने का ताना देते रहते हैं। उसे लगता है कि उसकी जरूरत किसी को नहीं। इसीलिए जब मैंने आपका वह प्ले देखा तब मैंने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर इस दुनिया से ये निर्दयी पुरुष खत्म ही हो जाए। परसी और बीहू ने उसे धैर्य बंधाया। बातों का दौर कुछ देर तक चलता रहा। अब समय चलने का हो गया था। तीनों बाहर निकले तो शांति ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में ही लिफ्ट दे दी। बीहू और परसी पीछे वाली सीट पर बैठ गई और शांति भी आगे न बैठकर उन्हीं के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तीनों चुप थीं। कार में कोई बंगाली संगीत बज रहा था। तभी परसी का हाथ शांति की जांघ पर रेंगने लगा। कुछ देर शांति कुछ नहीं बोली। फिर उसकी सवालिया नजरें परसी की ओर उठी तो परसी ने भी निगाहों से ही उसे चुप बैठने को कह दिया। शांति पुरुष संसर्ग की प्यासी थी, फिर भी उसे परसी का स्पर्श भा रहा था। परसी और बीहू की मंजिल आ गई थी। दोनों के कमरे को जान और पहचान लिया था शांति ने। जब शांति ने अगली बार मिलने की इच्छा जताई तो परसी ने वार्डन की दुहाई देते हुए किसी और जगह मिलने को कहा। कुछ दिनों तक मोबाइल पर बातचीत के बाद मुलाकात तय हुई। वे तीनों होटल में गए जहां पर परसी ने जमकर लेस्बियन कल्चर की सपोर्ट में भाषणबाजी करी। अब तक परसी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। तो लेस्बियन इतने अच्छे हैं तो आ जाओ ना हमारे साथ, कहते हुए अपने होंठ शांति के होठों से चिपका दिए परसी ने। शांति ने अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। इस समय उसके शरीर पर परसी और बीहू अपना सारा प्रेम निछावर कर रही थी। शांति ने चरम सुख एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अनुभव किया। प्यासी धरती आज पानी की बूंदों से तृप्त हो रही थी। उस दिन शर्म की दीवार क्या गिरी, फिर तो आए दिन का खेल ही हो गया। अब तीनों जब भी मिलते जवानी का मजा लेते और बदले में शांति बीहू और परसी को पैसे भी देकर जाती। शांति को बीहू और परसी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था और अब शांति पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नजर नहीं आई। जब एक दिन परसी ने घबराते हुए शांति को बताया कि जिस होटल में वे तीनों मजा करने जाते थे वहां के कमरे में शायद स्पाई कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में हमारी सभी की सेक्स करते समय के न्यूड वीडियो कैद हो गए हैं और अब उस होटल का मालिक हमें ब्लैकमेल कर रहा है और वीडियो को इंटरनेट पर लीक न करने के 2 लाख रुपए मांग रहा है। पर कैसा वीडियो है वह और है कहां? शांति ने पूछा तो परसी ने उसे अपने मोबाइल पर एक अनजान नंबर से आया वीडियो दिखाया जिसमें शांति पूरी तरह से नग्न होकर बिस्तर पर लेटी हुई है जबकि बीहू उसके पैरों को सहला रही है। शांति दंग रह गई थी। वह किसी भी हालत में यह नहीं चाहती थी कि उसके चरित्र पर कोई लांछन लगा सके, पर यहां तो उसका पूरा वीडियो ही बना हुआ है। शांति ने बीहू को मिलने के लिए बुलाया और एक ही सांस में सारी घटना कह सुनाई। परसी भी साथ में थी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि ब्लैकमेलर एक बार हमसे पैसा लेकर दोबारा हमसे पैसे नहीं मांगेगा? शांति ने कुछ सोचते हुए कहा। परसी के चेहरे पर बड़ा आत्मविश्वास सा दिखाई दिया जब उसने कहा कि एक बार पैसे मांगने के बाद वह दोबारा पैसे नहीं मांगेगा। वैसे तो बीहू जानती थी कि आए दिन लड़के लड़कियों के सेक्स स्कैंडल इंटरनेट पर अपलोड होते रहते हैं, पर फिर भी किसी तरह की बदनामी ना हो, इसलिए वह भी यही चाहती थी कि बात रफा दफा कर दी जाए। हालांकि 2 लाख रुपए की रकम छोटी नहीं होती।
पर फिर मरता क्या न करता। शांति और बीहू ने 2 लाख रुपए मिलकर किसी तरह पर्सी को दिए ताकि वह उस होटल के मकान मालिक अर्थात उस ब्लैकमेलर को दे सके। फिर कई हफ्तों तक उन लोगों में कोई मुलाकात करना ठीक नहीं समझ। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि पर्सी ने एक बार फिर से घबराए स्वर में शांति को बताया कि वह ब्लैकमेलर मुझे फोन करके फिर से पैसे मांग रहा है। इस बार शांति को पर्सी की बात पर थोड़ा शक हुआ। पर उसका फोन बार बार तुम्हारे पास ही क्यों आ रहा है? हम में से किसी के पास क्यों नहीं आता शांति के? इस सवाल से सक पका गई पर्सी। उसे इस प्रश्न की आशा न थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा कि हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए, वरना हम सब बदनाम हो जाएंगे। आखिर बीहू और शांति के पास कोई पैसों का पेड़ तो था नहीं। वे दोनों परेशान दिखी, पर न जाने क्यों शांति को पर्सी की बात पर शक हो रहा था। उसने शाम को पर्सी से फिर से उसके कमरे पर मिलने को कहा और यह भी कहा कि उसे अपनी इज्जत तो बचानी ही है। कैसे भी हो वह पैसे लेकर आएगी। शाम को पर्सी, बीहू और शांति एक साथ थी। शांति अपने साथ 2 लाख रुपए बैग में लेकर आई थी और बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं यह ब्लैकमेलर उसका वीडियो वायरल न कर दे। पर्सी ने पैसे देखकर उसे भरोसा दिलाया कि वह घबराए नहीं, पैसे दे देंगे तो वह कुछ नहीं करेगा। शांति के आग्रह पर अपनी टेंशन कम करने के नाते तीनों ने जमकर शराब पी और पार्टी करी। शराब पीकर सबसे पहले पर्सी लुढ़क गई, क्योंकि शांति ने चुपके से सिर्फ पर्सी की शराब में ही नींद की गोलियां मिलाई थीं और खुद बीहू और शांति सिर्फ नशे में होने का नाटक भर कर रही थी। उन दोनों ने पर्सी की उंगली की बायोमेट्रिक छाप से पर्सी का मोबाइल अनलॉक किया और उसकी छानबीन करी, उसके चैट्स खंगाले और जो सामने आया उससे वे दोनों दंग रह गई। पर्सी के अनेक लड़कों और लड़कियों से संबंध थे। वह लेस्बियन होने का दिखावा करती और फिर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके आपसी संबंध का न्यूड वीडियो बनाकर बाद में उन्हीं को ब्लैकमेल करती। शांति को उसी दिन शक हो गया था जब उसके सवाल पर पर्सी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी उसने अपने मन की बात बीहू से शेयर करी और तभी दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से पार्टी वाला प्रोग्राम बनाया। बीहू और शांति ने पर्सी को बेड के सिरहाने से बांध दिया और उसके मोबाइल से ही पुलिस को फोन करके पर्सी के बारे में सब कुछ बता दिया, पर्सी का पता भी बता दिया। पुलिस द्वारा फोन करने वाले की पहचान पूछे जाने पर सिर्फ एक पीड़ित कहकर फोन काट दिया बीहू को। पर्सी ने धोखे में रखा और अपने जाल में फंसाया। बीहू कभी पर्सी को माफ नहीं करेगी और अब शायद किसी अनजाने पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं कर पाएगी। तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि मैं भी एक सताई हुई औरत हूं। शांति ने जैसे बीहू के मन की बात पढ़ ली थी। बीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कमरे से अपना सारा सामान उठाया और शांति के साथ एक अनजान शहर की ओर जाने वाली बस में बैठ गई। अब बीहू को किसी ड्रामा स्कूल से नाटक के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। अपने अनुभवों से वह जान चुकी थी कि यहां पर सब तरफ एक नाटक चल रहा है, जिसमें लोग अपना असली चेहरा छिपाए रहते हैं और नकली चेहरा जनता को दिखाते हैं। बीहू और शांति बाकी का जीवन एक दूसरे के असली चेहरे के साथ बिताएंगी, जबकि दुनिया के सामने उनका नकली चेहरा ही होगा। पुरुषों द्वारा किसी न किसी रूप में पीड़ित महिलाएं आज आजाद हो चुकी थीं। समाज उनके रिश्ते को अननेचुरल भी कह सकता है, पर सच तो यह था कि अब बीहू को शांति मिल चुकी थी और अब शांति के साथ बीहू थी। रूपा के ऑफिस में पांव रखते ही सबकी नजरें एक बारगी उसकी ओर उठ गई और तुरंत सब फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सबकी नजरों में छिपा कौतूहल दूर अपनी मेज पर बैठे मैंने देख लिया था। मेरे पास से निकलकर अपनी मेज तक जाते रूपा ने मेरे कंधे पर हल्के हाथ से दबाव देकर कहा, हेलो स्वीटी। उसकी इस शरारत पर मैं भी मुस्कुरा दी। रूपा में आया परिवर्तन मुझे भी दिखाई पड़ रहा था, पर मैं चाहती थी वह खुद ही खुले। मैं जानती थी वह अधिक दिनों तक अपना कोई भी सुख दुख मुझसे छिपा नहीं सकती। हमेशा बुझी बुझी और उदास रहने वाली रूपा को मैं वर्षों से जानती थी। उसे किसी ने हंसते चहकते शायद ही कभी देखा हो। हंसने, खुश रहने के लिए उसके पास था ही क्या? छोटी उम्र में मां का साया उठ गया था।
मां के रहने का दुख शायद कभी भुलाया भी जा सकता था, पर जिस हालात में मां मरी थी वह भुलाना बहुत ही मुश्किल था। शराबी बाप के अत्याचारों से मां बेटी हमेशा पीड़ित रहती थी। मां स्कूल में पढ़ाती थी और जो तनख्वाह मिलती उससे तो पिताजी की पूरे महीने की शराब भी मुश्किल से चलती थी। पैसे न मिलने पर रूपा के पिता रतनलाल घर का कोई भी सामान उठाकर बेच आते थे। जरा सा भी विरोध उन्हें आक्रामक बना देता। मां बेटी को रुई की तरह धुन कर रख देते। धीरे धीरे रूपा की मां भूख, तनाव और मारपीट सहते सहते एक दिन चुपचाप बिना चीखे चिल्लाए चल बसी। उस वक्त रूपा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिना मां की किशोर होती बेटी को एक दिन मौसी आकर उसको अपने साथ ले गई। मौसी तो अच्छी थी, पर उनके बच्चों को रूपा फूटी आंखों न भाई। मौसी के घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे रूपा पर आ गई। किसी तरह वहीं रहकर रूपा ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते ही रतनलाल आध धमके और सबके विरोध के बावजूद रूपा को अपने साथ ले गए। इतने दिनों बाद उनकी ममता उमड़ने का कारण जल्दी ही रूपा की समझ में आ गया। उन्होंने उसके लिए एक नौकरी का प्रबंध कर रखा था। रूपा की नौकरी लगने के बाद कुछ दिनों तक तो रतनलाल थोड़े थोड़े करके शराब के लिए पैसे ऐंठते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ती गई। पैसे न मिलने पर चीखते चिल्लाते और गालियां बकते थे। रूपा 2-3 साड़ियों को साफ सुथरा रखकर किसी तरह अपना काम चलाती चेहरे पर मेघ छाए रहते। सारे सहयोगी उसकी जिंदगी से परिचित थे। सभी का व्यवहार उससे बहुत अच्छा था। लंच में चाय तक के लिए उसके पास पैसे न रहते। मैं कभी कभार ही चाय नाश्ते के लिए उसे राजी कर पाती। पूछने पर वह अपनी परेशानियां मुझे बता भी देती थी। इधर करीब महीने भर से रूपा में एक खास परिवर्तन आया था, जो तुरंत सबकी नजरों ने पकड़ लिया। 33 साल की नीरस जिंदगी में शायद पहली बार उसने ढंग से बाल संवारे थे। उदास होंठों पर एक मदहोश करने वाली मुस्कुराहट थी। आंखें भी जैसे छलकता जाम हो। मैंने सोचा शायद आजकल रूपा के पिता सुधर रहे हों। यह सब इसी कारण हो। करीब 1 माह पहले ही तो रूपा ने एक दिन बताया था कि कैसे चीखते चिल्लाते और गालियां बकते पिता को रवि भाई समझा बुझाकर बाहर ले गए थे। करीब 1 घंटे बाद पिताजी नशे में धुत्त खुशी खुशी लौटे थे और बिना शोर किए चुपचाप सो गए थे। रवि भाई उसके मौसेरे भाई के दोस्त है। पहले 1 से 2 बार मौसी के घर पर ही मुलाकात हुई थी। अब इसी शहर में बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही रूपा ने बातचीत के दौरान बताया था कि अब पिताजी चीखते चिल्लाते नहीं, क्योंकि रवि भाई की दुकान पर बैठे रहते हैं। काफी रात गए वहीं से पीकर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। 2 महीने बाद अचानक एक दिन सुबह सुबह रूपा मेरे घर आ पहुंची। बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे जल्दी जल्दी बहुत कुछ बता देना चाहती हो, पर मुझे व्यस्त देख उसने जल्दी जल्दी मेरे काम में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। नाश्ता मेज पर सजा दिया। मुन्ने को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया। पतिव बच्चों को भेजकर जब हम दोनों नाश्ता करने बैठी तो ऑफिस जाने में अभी 1.5 घंटा बचा था। रूपा ने ऐलान कर दिया कि आज ऑफिस से छुट्टी करेंगे। मैंने आश्चर्य से कहा, क्यों भाई, छुट्टी किस लिए? 1.5 घंटे में तो पूरा नावल पढ़ा जा सकता है, सुना भी जा सकता है। पर वह 1.5 घंटे में सिर्फ 1 लाइन ही बोल पाई। मैं रवि से शादी कर लूं? रत्ना मैं जैसे आसमान से गिरी रवि से। पर वह तो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, यही ना? मैं आगे सुनने के लिए चुप रही। रूपा ने अपनी छलकती आंखें उठाई। मेरी उम्र तो देख रत्ना, इस साल 34 की हो जाऊंगी। पिताजी मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। उन्होंने तो आज तक एक बार भी नहीं कहा कि रूपा के हाथ पीले करने हैं। मुझे एक घर चाहिए रत्ना। रवि मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आजकल रवि के कारण पिताजी ऊधम भी नहीं करते। रवि के कारण ही मैं चैन की सांस ले पाई हूं। शादी के बाद मैं रवि के पास रहूंगी। पिताजी यहीं अकेले रहे और चीखे चिल्लाए। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आया। मैंने कहा, यहां तो अकेले पिताजी हैं, वहां सौत और उसके बच्चों के बीच रहकर किस सुख की कल्पना की है तूने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। ओह रत्ना, तुम समझती क्यों नहीं? वहां मेरे साथ रवि है, फिर मुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं। रवि की पत्नी बिल्कुल बदसूरत और देहाती है। रवि मेरे बिना रह ही नहीं सकते। इसके बाद की घटनाएं बड़ी तेजी से घटी।
रूपा से तो मुलाकात नहीं हुई, बस उसकी 1 महीने की छुट्टी की अर्जी ऑफिस में मैंने देखी। एक दिन सुना दोनों ने कहीं दूसरी जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बीच मुझे दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई। जहां मेरा ऑफिस था वहां से बच्चों का स्कूल भी पास था, इसलिए मेरे पति ने भाग दौड़कर उसी इलाके में मकान का इंतजाम भी कर लिया। इस भागम भाग में मुझे रूपा के बारे में उठती छिटपुट खबरें ही मिली कि रूपा उसी ऑफिस में नौकरी कर रही है। फिर सुना रूपा एक बेटी की मां बन गई है। एक ही शहर में रहते हुए भी हमारी मुलाकात एक शादी में 10 साल बाद हुई। करीब 9 साल की बेटी भी उसके साथ थी। देखते ही आकर लिपट गई। मैंने पूछा, रवि नहीं आए? ठंडा सा जवाब था। रूपा का उन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहां है। रूपा का कुम्हलाया चेहरा यह कहते और बेजान हो गया। उसकी बेटी का उदास चेहरा भी झुक गया। मैंने पूछा, रूपा, तुम्हारे पिताजी आजकल कैसे हैं? वैसे ही जैसे थे। वह बोली, कहां रहते हैं? मैंने पूछा, कभी मेरे पास, कभी गांव में जमीन जायदाद बेचते हैं, पीते रहते हैं। शहर आते हैं तो मैं हूं ही पैसे देने के लिए। महीने में 8 से 10 दिन यही मेरे पास रहते हैं। गांव में पिक्चर हॉल जो नहीं है वहां बोर हो जाते हैं। पैसे देने से मना क्यों नहीं कर देती? मना करती हूं तो ऐसी भद्दी और गंदी गालियां देते हैं कि सारा मोहल्ला सुनता है। मेरी बेटी डर कर रोती है, पढ़ लिख नहीं पाती। घर के बाकी लोग कुछ नहीं कहते, रवि कुछ नहीं कहते। बाकी कौन से लोग हैं? मैं तो अपने उसी घर में रहती हूं। रात को रवि 10 बजे आते हैं, 12 से 1 बजे चले जाते हैं, वह भी एक दिन छोड़कर। बस हमारा पति पत्नी का नाता यही 2 से 3 घंटे का है। घर खर्च देना नहीं पड़ता, कारण मैं कमाती हूं ना। भाई कुछ तो खर्चा देते ही होंगे। तुझे ना सही अपनी बेटी को ही और क्या देंगे जब शाबाशी तक तो दे नहीं सकते। नीलू हर साल फर्स्ट आती है, कभी टॉफी तक लाकर नहीं दी। नीलू का चेहरा और बुझ गया था। उसका सिर झुक गया। मेरा मन भर आया। बोली, पागल, मैंने तो तुझे पहले ही समझाना चाहा था, पर रूपा की आंखें छलक गई। क्या करती रत्ना, मुझ जैसी बेसहारा बेल के लिए तो ठूंठ का सहारा भी बड़ी बात थी। फिर वह तो इतने में हमारे पास 2-3 महिलाएं और आ बैठी। मैंने बात बदल दी। भई, तेरी बेटी 9 साल की हो गई, अब तो एक बेटा हो जाना चाहिए था। फिर धीरे से कहा, एक बेटा हो जाए तो तुम दोनों का सहारा बने और नीलू को भाई भी मिल जाए। अचानक नीलू हिचकियां लेकर रोने लगी। नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं चाहिए। मैं सहम गई। क्या हो गया नीलू? बेटे क्या बात है, मुझे बताओ नीलू को। मैंने गोद में समेट लिया। उसने हिचकियों के बीच जो कहा सुनकर मैं सन्न रह गई। मौसी, वह भी नाना और पापा की तरह मां को तंग करेगा, वह भी लड़का है। मैं हैरान सी उसे गोद में समेटे बैठी उसके भविष्य के बारे में सोचती रह गई। इस नन्ही सी उम्र में उसने 2 ही पुरुष देखे, एक नाना और दूसरा पापा। दोनों ने उसके कोमल मन पर पुरुष मात्र के लिए एक खौफ और नफरत पैदा कर दी थी। हम चलने लगे तो रूपा भी चल दी। गेट के बाहर निकले तो रवि को एक महिला के साथ अंदर जाते देखा। समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी पहली पत्नी है। सिठानियों जैसी गर्वीली चाल, कमर से लटकता चाबियों का गुच्छा और जेवरों से लदी उस अनपढ़ सांवली के चेहरे की चमक के सामने रूपा का गोरा रंग, सुंदर देह, खूबसूरत नाकनक्श, कुम्हलाया सा चेहरा फीका पड़ गया। एक के चेहरे पर पत्नी के अधिकारों की चमक थी तो दूसरी का चेहरा अपमान और अवहेलना से बुझा हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि रूपा और नीलू की नजर भी उन पर पड़े, इसलिए मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और उन्हें पहले अंदर बैठा दिया,